नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। लोकसभा चुनाव के पहले सभी पार्टियों ने चुनाव के लिए तैयारियां तेज कर दी है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी तेलंगाना की किसी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ सकती है। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने की है। रेवंत रेड्डी ने सभी राजनीतिक दलों से उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा करने की अपील की है। आपको बता दें कि सोनिया गांधी 5 बार की लोकसभा सांसद है और साल 2019 से रायबरेली सीट से लोकसभा सांसद चुनी गई थी। ईआरसीपी को लेकर कांग्रेस लगातार ही बीजेपी पर हमलावर है। इसी को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सीएम भजन लाल शर्मा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ईआरसीपी को लेकर सदन में मुख्यमंत्री ने सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए गोलमाल भाषण दिया है। कांग्रेस सरकार ने इस परियोजना का काम पहले ही शुरू कर दिया था, लेकिन भाजपा ने लोकसभा चुनाव में लाभ लेने के लिए ये एमओयू साइन किया है। उन्होंने कहा कि सच तो ये है कि राजस्थान की जनता के हितों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि जो 3510 एमसीएम पानी राजस्थान को मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा। देखिए, जो पीकेसी जिसको बता रहे हैं, संशोधित पीकेसी ईआरसीपी का रूप बता रहे हैं, इसमें पूरा का पूरा ही गोलमाल है। ये परियोजना जितना पानी हमें पहले जो डीपीआर बनी थी वसुंधरा राजे जी के समय पे, उससे 1000 से भी ज़्यादा एमसीएम पानी कम मिलेगा और पेयजल की पूर्ति भी नहीं हो पाएगी। सिंचाई की 2.80 लाख हेक्टर सिंचाई की बात करना तो बेमानी है। और ये जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी बात रख रहे थे, वो गोलमाल बात कर रहे थे, मुद्दे भी नहीं आ रहे थे। या तो वो अनभिज्ञ थे, उनको कुछ बताया नहीं गया है, केवल उनको यहाँ से ले जा करके साइन करा लिए गए। इस एमओयू में राजस्थान के 13 जिलों के लोगों के हितों के साथ में कुठाराघात हुआ है, उनके साथ धोखा हुआ है। कभी भी इस परियोजना से इन 13 जिलों के किसानों को, लोगों को सिंचाई का पानी उपलब्ध नहीं होगा। ईआरसीपी योजना को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अजमेर में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में राजस्थान और मध्य प्रदेश में बनी डबल इंजन की सरकार के चलते 40,000 करोड़ की यह योजना का एमओयू हुआ है और जल्द ही इस पर काम शुरू होगा। इस योजना के पूरा होने के बाद अजमेर का सालों पुराना सपना साकार होगा और जलापूर्ति की समस्या से जूझ रहे अजमेर जिले को 24 घंटे पानी उपलब्ध हो सकेगा। बता दें कि एमओयू साइन होने के बाद पहली बार केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अजमेर पहुंचे थे। पेयजल के लिए ही सिर्फ उसको डिजाइन किया गया था, तो उसमें मात्र 3 जिले अजमेर, जयपुर और टोंक, इन 3 को पेयजल मिलने वाला था। इसके अतिरिक्त एक बूंद भी सिंचाई का पानी अवेलेबल नहीं था। केवल 525 एमसीएम पानी ही उसमें राजस्थान को उस लिंक के माध्यम से मिल सकता था। और उसके बन जाने के बाद में ये जो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट और पीकेसी ईआरसीपी लिंक हमने जो प्रस्तावित किया है, इसकी संभावनाएं हमेशा के लिए समाप्त होने वाली थी। मैंने कहा था कि ये जो पाप अशोक गहलोत साहब ने किया, इस पाप के ताप में ही ये जल करके भस्म हो जाएंगे, और वही हुआ। राजस्थान की जनता ने उनको इस पाप की सजा दी। पूर्वी राजस्थान में जहां वो इसको एक राजनीतिक हथियार के रूप में काम कर लेना चाहते थे, वो हथियार उन्हीं के खिलाफ एक ब्रह्मास्त्र बना। छत्तीसगढ़ के कद्दावर कांग्रेसी आदिवासी नेता और पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के अंबिकापुर के बोरीपारा घर पर सुबह 6:30 बजे इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा। इनकम टैक्स के ये अधिकारी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बताए जा रहे हैं। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत के निवास को चारों ओर से हथियारबंद पुलिस के जवानों ने अपने कब्जे में ले लिया। रेड के दौरान घर के अंदर मौजूद सदस्यों के बाहर निकलने पर सख्त पाबंदी लगा दी गई है।
खबर झुंझुनू से है, जहां धर्म विशेष का प्रचार प्रसार करने के चलते शिक्षिका के निष्कासन की मांग को लेकर वीएचपी और बजरंग दल समेत भाजयुमो सहित हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारियों ने प्रदर्शन करते हुए चड़ावा एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि सरकारी स्कूल में कार्यरत शिक्षिका प्रेमलता ओला पर स्कूल में धर्म विशेष का प्रचार प्रसार करने का आरोप लगा है। आरोप के चलते 29 जनवरी को ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए स्कूल पर ताला लगा दिया था, जिसके बाद मौके पर पहुंचे शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने शिक्षिका पर कार्रवाई की। चनाना ग्राम के महात्मा गांधी सरकारी विद्यालय में प्रेमलता नामक एक महिला, जो कि वहाँ की अध्यापिका बताई जा रही है, काफ़ी दिनों से ईसाई मिशनरी के प्रचार में लगी हुई है। छोटे छोटे बच्चों को बहलाकर फुसलाकर प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करवाने का कार्य करती है। पहले भी वह महिला चिड़ाव में रंगे हाथों धर्म परिवर्तन करवाने का कार्य करते हुए पकड़ी गई थी, लेकिन उस समय की कांग्रेस सरकार के राजनीतिक प्रभाव के कारण वह बचती रही है। अभी कल फिर से उसने ईसाई प्रार्थना विश्व हिंदू परिषद चिड़ावा के द्वारा उपखंड के ग्राम चनाना में स्कूल के अंदर कार्यरत शिक्षिका के विरुद्ध ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने को लेकर ज्ञापन दिया गया है और उनके बर्खास्तगी की मांग की गई है। कल चनाना में विद्यालय के ऊपर तालाबंदी भी की गई थी, तो संबंधित शिक्षिका को एपीओ कर कल समझाइश कर ताला खुलवाया गया था। उसी क्रम में आज यहाँ और खबर धौलपुर से, जहां सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के जरिए लोगों ने योजनाओं में उनकी जमा राशि पर ब्याज सहित भुगतान दिलवाए जाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह ने सहारा इंडिया की चारों समितियों में जमा राशि को ब्याज समेत भुगतान कराने का भरोसा दिलाया था और एक सरकारी पोर्टल भी लॉन्च किया था, लेकिन महज 45 दिनों के बाद कमियां निकाल कर रिजेक्ट कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्होंने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर मदद की गुहार लगाई है। जब भी सारा इंडिया में आज 1999 से 95 से लगातार जमा करते चले जा रहे हैं और उसके बावजूद आज 15 वर्षों से पेमेंट नहीं हो पा रहे हैं, जिसमें भुगतान के लिए आज पूरे देश भर में जमाकर्ताओं ने एक जिला कलेक्टर महोदय के यहाँ पर अपने अपने ज्ञापन दिए हैं, जो कि अभी माननीय अमित शाह ने, जो अपने गृह मंत्री जी हैं, उन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया था, सरकारी पोर्टल लॉन्च किया था और उसमें 45 दिनों में भुगतान कराने के लिए बात कही गई थी। लेकिन 45 दिनों के बाद में आज कम से कम 6 से 7 महीने निकल गए। मार्च में पोर्टल लॉन्च हुआ था और उसमें से लेके आज तक किसी को भी भुगतान नहीं। इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति को मान्यता देने में राजस्थान पहला राज्य बनने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि खुद सूबे के मुखिया भजन लाल शर्मा ने बीते दिनों विश्व इलेक्ट्रोपैथी दिवस पर आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में ये बातें कहीं। आपको बता दें कि चिकित्सा पद्धति प्रभावी उपचार के तौर पर उभर रही है। इलेक्ट्रोपैथी औषधियां विभिन्न रोगों के इलाज में प्रभावी साबित हुई है। सीएम भजन लाल ने कहा भी है कि प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति को मान्यता देने वाला देश में पहला राज्य है। इस मौके पर इस सेमिनार में भाग लेने वाले अजमेर संभाग के डॉक्टर अनुराग जटिया से हमारे संवाददाता ने की खास बातचीत। प्रदेश में इलेक्ट्रोपैथी को लेकर काफी प्रभावी रूप से कदम उठाए जा रहे हैं। इसी को लेकर हाल ही के अंदर प्रदेश के अंदर एक सेमिनार आयोजित की गई, जिसके अंदर राज्य के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने इसमें शिरकत की और आखिर में कहीं न कहीं प्रभावी रूप से प्रदेश के अंदर इसको लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। मेरे साथ में यहाँ पर उपस्थित है अनुराग जटिया डॉक्टर, और इन डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे इस इलेक्ट्रोपैथी को लेकर उनका क्या कहना है। डॉक्टर अनुराग, जिस तरह से ये हर्बल पर बताई जा रही है और किस तरह से ये प्रभावी रूप से कार्य सर, मैं थोड़ा सा इसको इंट्रोड्यूशन देना चाहूँगा शुरू से। जैसे ये जो इलेक्ट्रोपैथी है, इसके फाउंडर है डॉक्टर काउंसिलर मेटी, जो क्या है इटली से इनका जन्म हुआ था और 1865 में इन्होंने ऐसी पद्धति के बारे में सोचा जो दोष रहित हो। बाकी मॉडर्न साइंस यहाँ जो भी पद्धतियाँ हैं वो साइड इफेक्ट करती हैं, ह्यूमन बॉडी में काफ़ी इलाज के साइड इफेक्ट हुए हैं। तो जो हमारे
फाउंडर हैं डॉक्टर काउंसिल कमेटी इस पद्धति के, उनकी एक ही सोच थी कि विश्व में ऐसी पद्धति का निर्माण हो जो दोष रहित हो, जिसके मानव शरीर पर कोई दुष्प्रभाव ना पड़े। तो उन्होंने 1865 में ऐसी पद्धति का निर्माण किया जो वर्ल्ड के जितने भी टॉप लेवल के प्लांट्स हैं उसके प्योर एक्सट्रैक्ट से हमारी मेडिसिन प्रिपेयर है, जो मानव शरीर पर भी 1% भी साइड इफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, और इससे पूरी दुनिया भर के मरीज हैं वो लाभान्वित हो रहे हैं। भारत के भी हजारों लाखों मरीज इससे लाभान्वित हुए हैं। जहाँ तक बात करें हम पथरी की, जो स्टोन है, जो मॉडर्न साइंस या जहाँ के भी हो तो वो सिर्फ ऑपरेट के लिए सलाह दी जाती है, बट हमारी इस पद्धति में ऐसी मेडिसिन है जो स्टोन को डिजोल्व करके यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है और उनको ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ता है। इसी तरह पाइल्स है, मस्सा, उसको भी बिना ऑपरेशन हम क्योर करते हैं। माउंट आबू में आंतरिक सुरक्षा अकादमी और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का 50वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया। इस मेले का आयोजन माउंट आबू के पोलो ग्राउंड में किया गया। इस मेले में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया और अलग अलग व्यंजनों के भी स्टॉल लगाए गए। मेले में पर्यटकों ने व्यंजनों का लुत्फ उठाया, वहीं मेडिकल कैंप भी लगाया गया। मेले का शुभारंभ मुख्य अतिथि आंतरिक सुरक्षा अकादमी के महानिरीक्षक दिनेश राणा और धर्मेंद्र सिंह राठौड़ के साथ ही साथ उप महानिरीक्षक सुधांशु सिंह ने किया। आपको बता दें कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 1 फरवरी को अपना 50वां स्थापना दिवस मना रहा है, जिसका इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। अलवर के किशनगढ़ में एक युवक ने जहर खा लिया। परिजनों को जैसे ही इसकी जानकारी मिली उसे अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। वहीं पुलिस इस पूरे आत्महत्या प्रकरण की जांच में जुटी है। उनका नाम पवन कुमार है, किशनगढ़ का रहने वाला है। उनकी उम्र थी करीब 34-35 साल थी। घटना तो साहब हमें तो पता नहीं घटना क्या हमारी मेरी माताजी एक्सपायर हो गई थी। उसका कल 10वां था, दिन बाड़ी थे, मेहमान घर पे बहुत ज़्यादा आए हुए थे। मेरे पास तो फ़ोन आया किशनगढ़ से कि फटाफट हॉस्पिटल में आ जाओ इसके किसी मित्र का। फिर मैं पहुंचा वहाँ पे। जयपुर के यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर विश्वजय चटर्जी ने बताया कि यूईएम परिणाम आधारित शिक्षा, प्लेसमेंट, अनुसंधान और प्रकाशन और नवाचार समेत उद्यमिता के लिए समर्थन समेत पूरे देश के छात्रों को मजबूत संकाय आधार प्रदान करने के एक वैश्विक नेता के रूप में उभरा है। आपको बता दें कि इस विश्वविद्यालय ने इंजीनियरिंग, प्रबंधन और फिजियोथेरेपी पाठ्यक्रमों के लिए 2012 में अपने पाठ्यक्रम शुरू किए थे। यह विश्वविद्यालय NAAC से मान्यता प्राप्त है और AICTE से अनुमोदित है। साथ ही साथ IOC से प्रमाणित है। इतना ही नहीं, ये एसोसिएशन ऑफ कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटीज UK और इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटीज फ्रांस का भी सदस्य है। और खबर अलवर के कठुमर कस्बे के से, जहां पर अहिंसा सर्किल पर आज परिवहन विभाग के निरीक्षक योगेश कुमार ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत लोगों को सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी दी और नियमों की जानकारी देते हुए यातायात के नियमों का पालन करने की अपील भी की। साथ ही साथ ट्रैफिक रूल्स का पालन करते हुए परिवारजनों के जीवन और भविष्य को खुशहाल रखने की अपील भी की, जिसके लिए जागरूकता अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक टीम ने सड़क सुरक्षा पर जानकारी दी और साथ साथ हेलमेट लगाने और सड़क नियमों की जानकारियां भी दी गई। आमजन से मेरी यही गुजारिश है कि अपनी जो भी रोज की भागदौड़ वाली जिंदगी है उसमें ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए खुद रोड पे सुरक्षित चले और सामने वाले को सुरक्षित घर पहुंचने में उनकी मदद करें। क्योंकि हमारे पीछे हमारा परिवार है, तो हमारे चाहे हम दुर्घटनाग्रस्त हो गए, चाहे हमारे अंग क्षत विक्षत हो जाए या फिर जान चली जाए, तो उसके पीछे हमारा बहुत बड़ा आर्थिक और मतलब शारीरिक सभी तरह का नुकसान है। उससे बचने की हमेशा कोशिश करें। अच्छा, ये कौन सा कार्यक्रम चल रहा है, कब तक चलेगा? ये सड़क सुरक्षा माह चल रहा है इस बार। पिछले
पहले तो क्या है कि 15 जनवरी से 14 फरवरी तक ये प्रोग्राम चलेगा। तो इसमें हम अपने अलवर ज़िले के विभिन्न क्षेत्रों में जाके इस तरीके के प्रोग्राम कर रहे हैं। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को संदेश दे रहे हैं कि अपने ज़िंदगी में किस तरीके से उनको रोड पर सुरक्षित चलना। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में घने कोहरे और कड़ाके की ठंड का सितम जारी है। जनवरी के अंतिम दिनों में दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है, जिसका असर सड़क, रेल और हवाई परिवहन पर पड़ रहा है। कोहरे के चलते सड़कों पर वाहनों की रफ्तार भी धीमी हो गई और देश के विभिन्न हिस्सों से दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें देरी से चल रही है। खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां कोहरे के कहर के चलते दिल्ली लखनऊ हाईवे पर कई वाहन आपस में भिड़ गए, जिसमें तेल टैंकर समेत 3 वाहन पलट गए। इस हादसे में पुलिसकर्मी समेत 4 लोग घायल हो गए, जिसके बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। आपको बता दें कि कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है, जिससे इस तरह के हादसे अक्सर देखने में आते हैं। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।